भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो हमारा विषय है वह है कि भारत युद्ध में है। ऑपरेशन सिंदूर पॉज हो गया है, सीमा पर युद्ध नहीं दिख रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम युद्ध में नहीं हैं। हम लगातार युद्ध में हैं। किस प्रकार से हैं, कौन सी सेनाएं हैं जो हमको परेशान कर रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। एक तो यह सर्वविदित है कि जो पाकिस्तान है वह हमारे पश्चिमी सीमा पर खड़ा है और पहले वहीं पर युद्ध हुआ करता था हमारा ज्यादातर। तो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उसी सीमा पर हुआ, वहीं पर हुआ। जम्मू पर ड्रोन्स आए, हर तरफ ड्रोन्स आए, पंजाब पर, राजस्थान पर। तो वह एक टेंजिबल, एक सीधा सपाट दिखता है कि वहां युद्ध हो रहा है, आर्मीज लड़ रही हैं। उसके बाद अब शायद हमारी तरफ से जो कार्यक्रम हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, उनके एयर बेसेस तबाह किए गए, सब कुछ किया गया, तो वो अपनी सांस इकट्ठा करने में उनको समय लग रहा है। उनके फंडर्स भी हैं जो हमारे दुश्मन है। उसमें सबसे बड़ा अमेरिका है, चाइना भी रहा है, वेपन सप्लाई करता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या प्रक्रिया चल रही वो तो मुझे नहीं पता, पर अमेरिका ने जिस प्रकार से मुनीर को बुलाकर और शहबाज शरीफ को बुलाकर, बार बार बुलाकर, अपना जो भी उन लोग को वरदहस्त उनके पीठ पर रखा, IMF से लोन दिलवाकर या पीठ पीछे जो भी उनके, तो वह भी हम मान के चलते हैं कि एक सहयोगी पाकिस्तान का अमेरिका भी है। अमेरिका भारत में किस प्रकार से प्रभावित करता है, NGOs के माध्यम से, ईसाई मिशनरीज के माध्यम से, यह भी हम बात करेंगे। दूसरा एक पाकिस्तान है हमारे पूरब में, उसका नाम है बांग्लादेश। नाम बदल दिया, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश कर दिया, तो हमें लगा कि शायद उसकी मारक क्षमता कम हो गई है, पर उसने एक अलग तरीके से भारत में युद्ध छेड़ा। पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकवादी आते थे, इनकी तरफ से भारत में गरीब से दिखने वाले और बॉर्डर क्रॉस करके आराम से आ जाने वाले करोड़ों शरणार्थी के रूप में, इमिग्रेंट्स के रूप में जिहादी आए। रोहिंग्यास हो चाहे बांग्लादेशी मुसलमान, वो जिहाद ही कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं? जैसा कि शर्जील इमाम ने बोला, वो कहाँ कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। वो कुछ ऐसी जगहों पर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, बिहार के बॉर्डर पर और बंगाल के बॉर्डर पर, कि वो नॉर्थ ईस्ट में जब भी हमें जरूरत पड़े तो वो जमीन पर हमारी सेना को या भारत को रोक सकें या रोकने का प्रयास कर सकें। बाकी देश में कहाँ जा रहे हैं? आर्मी कैंट्स के बगल में जा रहे हैं, जम्मू में काफी बस चुके हैं। और कहाँ जा रहे हैं? जगह, हर शहर में जा रहे हैं, बेंगलोर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, और वहां पर नेता जो है उनके कांग्रेसी या एंटी BJP वाले या कुछ सरकारी अधिकारियों की मदद से वो बसते जा रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभार मदद कर देता है कि अरे रोहिंग्या मत निकालो, इनको खाना दो, इनको घर दो, इनके बच्चों को शिक्षा दो, बुलडोजर मत चलाओ और आधार इंक्लूड करो SIR प्रोसेस में। तो ये एक तंत्र है जो इस जिहादी सेना को, जो दिख नहीं रही है, जो भारत में घुस चुकी है, इसका पूरा पूरा समर्थन कर रहा है, इनके आधार कार्ड बनवा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में। और अच्छा, इनको बौद्धिकता कौन दे रहा है, ज्ञान कौन दे रहा है? कुछ तो इनके अपने मुसलमान दे रहे हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम टाइप के लोग, जिनका प्रूव हो गया कि दिल्ली में राइट्स में वो पूर्ण रूप से इन्वॉल्व थे। ये सब फंक्शनिंग है। और इसमें बौद्धिकता वालों में अल फलाह यूनिवर्सिटी वाले भी आ जाते हैं कि उनके VC और उनको पूरा इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, मतलब छोटा मदरसा नहीं है, वो बहुत बड़ा मदरसा है अपने आप में। तो वो लोग कहते हैं साइंस की एजुकेशन, ये सब चल रहा है वहां पर कि राइसिन जहर भी बनाया जा रहा है, चाइना में भेजा जा रहा है MBBS के लिए। ये सब हमारे दुश्मन ही हैं और यह सब हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हम पर हमला हो रहा है। हमारी सेनाएं कौन सी हैं, यह भी हम बताते हैं कि किस प्रकार से इस दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब डेली बेसिस पे दिया जा रहा है। तो उसके बाद आता है अल फलाह यूनिवर्सिटी वगैरह के बाद उनको बौद्धिकता का कवर देने वाली मीडिया, आरफा खानम, रवीश इत्यादि, वो सब तो हैं। ललन टॉप इत्यादि भी शामिल है, बहुत हैं, इंडिया टुडे ग्रुप, राजदीप, सब। और आंख बंद कर लेने वाले, इनको न पहचानने वाले हमारे कुछ हिंदू भी जो सेकुलर मूड में रहते हैं, कह रहे यार इनके साथ तो अत्याचार हुआ है, कह रहे हैं कि कश्मीर में अत्याचार हुआ है, और यहाँ कौन सा अत्याचार हो गया है? इन लोग को बम बन के फटने से रोक दिया जा रहा है, ये इन पर अत्याचार है। कश्मीर में टूरिज्म बढ़ गया, ये इन पर अत्याचार है। भारत का पूरी जनता जाति कश्मीर घूम के आती है, इन पे अत्याचार हो रहा है।
अमेरिका कश्मीर में बेस बना ले तो वो इन पे अत्याचार नहीं। कारण बहाने कुछ भी। एक तो कश्मीर टाइम्स नाम का अखबार है, वहां पर AK-47 के कार्ट्रिजेस वगैरह पाए गए। तो हमारी जांच एजेंसियां जब जाती हैं वहां पर जांच करती हैं तो उन्हें AK-47 कार्ट्रिजेस मिलती है और उसको पत्रकारिता पर हमला बता दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पत्रकार जो है आतंकवाद नहीं करता है, वो तो तलवार से भी कर रहा है, पेन से भी कर रहा है। उसके बाद नक्सलाइट्स, भारत में ईसाई तंत्र वाले आतंकवादी भी मौजूद हैं। जितने नक्सलाइट हैं आप उसको समझ लीजिए ईसाई तंत्र ही उनको फंड कर रहा है। और काफी कार्यक्रम हुआ है, काफी बड़ा एक आतंकवादी मारा गया है माडवी हिडमा नाम का। नक्सलाइट्स किन इलाकों में है जहां पर मुसलमान नहीं पहुंच पा रहा, वहां नक्सलाइट्स पहुंचे हुए हैं। ईसाई मिशनरी तंत्र पहुंचा हुआ है, वहां की जनता को कन्वर्ट कर रहा है पैसे देकर और खाना देकर या हेल्थ सर्विसेज देकर या कुछ चमत्कार दिखाकर कि शरीर देखो कैसे फड़फड़ाता है और आदमी ठीक हो जाता है, इत्यादि इत्यादि बेवकूफाना हरकतें करके। पंजाब में ईसाई कन्वर्जन चल रहा है, वहां के राजनेताओं को, तेजस्वी और अखिलेश जैसे लोगों को कोई और फंड तो कर नहीं रहा, तो ईसाई मिशनरीज फंड कर रही है कि तुम्हारे जो समर्थक हैं इन्हीं को ईसाई बना दो यार। एंटी हिंदू तो हो ही गए हैं सबके सब, तुम्हारे जो भी सपाई यादव और राजद वाले यादव और उसमें जो भी हो, सिर्फ यादव ही नहीं, उसमें जो भी हो मुसलमान छोड़ के, तो वहां एक अलग कार्यक्रम चल रहा है। ये भी भारत के दुश्मन है और लगातार हर दिन चल प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी का याशी भरी जिंदगी को फंड कौन करता है? कहां से आता है पैसा? कोई पूछता नहीं है। खैर, अब इसके बाद जो है इन पर प्रहार कैसे किया जा रहा है, कैसे हमला किया जा रहा है। और एक तरफा हमला नहीं, लगातार है और लगातार कार्य चल रहा है। एजेंसीज का जो भारत में, आप सबसे पहले जैसे पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो हमारी आर्मी के चीफ साहब लोग लगातार बयान दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमने अपनी तैयारी कर रखी है, कुछ भी करेगा पाकिस्तान तो वो ये होगा। वह फ्रंट वो लोग देख रहे हैं। जाहिर सी बात है बांग्लादेश की आर्मी के माध्यम से यदि कुछ होगा तो वह फ्रंट वहां पर BSF और हमारी आर्मी के जवान लोग देखेंगे। अंदरूनी CRPF हमारी नक्सलाइट से लड़ रही है, लगातार लड़ रही है। एक डेडलाइन दी गई है और यह डेडलाइन क्यों दी गई इसको जानना बड़ा आवश्यक है। और इसमें मैं अमित शाह जी को मतलब भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा उनकी। अद्भुत कार्य किया है कि इस जिहादी तंत्र को देश के अंदर से कैसे निपटाया है गृह मंत्रालय ने। अभी अभी हाल में ही माडवी हिडमा नाम का एक 1 करोड़ रुपए का आतंकवादी, अब आतंकवादी क्या कहें, असुर राक्षस जो भी कहें, जिसने 300 लोगों को अपने हाथ से मारा। CRPF के 76 लोगों की हत्या की 2010 में, जिस पर GNU में जश्न मन रहा था और PTI नाम की न्यूज एजेंसी भी अपने ऑफिस में जश्न मना रही थी। उसको मार गिराया, उसको, उसकी पत्नी को। तो सबसे बड़ा ही था इन लोगों का। और 2000 लोगों की हत्या में शामिल था। 300 लोग को अपने हाथ से मारा और 2000 लोग की हत्या में शामिल था, उसको निपटाया। तो जब जब नक्सलाइट्स को निपटाएंगे कायदे से, तब CRPF थोड़ी फ्री भी होगी। अदरवाइज पूरी एनर्जी, पूरी रिसोर्सेज इन्हीं लोग को निपटाने में जा रहा था। तो यदि आपकी एक इतनी बड़ी सेना भारत के अंदर की रक्षा जो कर रही है, वह अगर जंगलों में व्यस्त है, तो कभी यदि सड़कों पर जरूरत पड़ी तो कौन आएगा? उनको फ्री होना भी जरूरी, इसलिए नक्सलाइट्स को भी निपटाते रहना बहुत जरूरी, क्योंकि उनके पास हथियार इत्यादि सब रहे हैं। और मान के चलिए जब युद्ध होगा तो आप पे हर तरफ से होगा, सिर्फ पश्चिमी सीमा पर नहीं होगा, सिर्फ पूर्वी सीमा पर नहीं होगा, अंदर भी होगा। तीनों तरफ से आपको परेशान करने का, प्रताड़ित करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। आपको हतोत्साहित करने के लिए आप ही की मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, भारत की ही मीडिया। हमको भारत के नेता किस प्रकार से उन लोग के सहयोगी हैं यह भी देखना पड़ेगा। वह भी हमारे ही शत्रु हैं, वह भी हमको युद्ध में घसीट रहे हैं बार बार। भारत शांति चाहता है पर नहीं, इनको हमें युद्ध में ही घसीटना है। तो इसलिए ये लोग, हमारे राफेल कितने गिरे, अरे पाकिस्तान के गिरे कितने, ये पूछो ना कि कितना बुरी तरह मार खाया है। नहीं, वो नैरेटिव वॉर में उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। तो नक्सलाइट्स निपटाए जा रहे हैं। नक्सलाइट्स के जो सहयोगी थे अर्बन नक्सल्स, उनको कैसे निपटाया जा रहा है? अर्बन नक्सल्स बार बार क्या करते थे, चिट्ठियां लिखते थे कि अरे कश्मीर में अत्याचार कर रही है सरकार, या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके पहुंच जाते थे और आर्टिकल्स लिखते थे और यह इस प्रकार से कार्य करते थे। और इसमें कई सारे रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड जजेस, ये लोग
शामिल थे। तो इन बौद्धिक आतंकवादियों से, जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, इनका इलाज किया है लोगों ने, जनता ने स्वयं उतरकर। जो भारत जीवी हमारे 272 लोगों ने अभी, जो रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी वेटरन्स, इन लोगों ने मिलकर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, इन लोगों ने मिलकर एक ओपन लेटर लिखा है कि राहुल गांधी कृपया यह कहना बंद करें कि इलेक्शन कमीशन या उन हमारी संवैधानिक संस्थानों पर आरोप लगाना बंद करें। क्यों? क्योंकि जो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहा है, वह भी हम और आप पर ही हमला है, वह भी हम पर युद्ध है। कैसे? हम और आप यदि हिंदू होकर वोट दें, करें, बिहार में जो भी अप्रत्याशित रिजल्ट है, वो अप्रत्याशित कुछ नहीं, अप्रत्याशित बस ये है कि हिंदू ने, सबने, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, उन्होंने अपनी सुरक्षा, अपनी डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए जातियों में बंटने की बजाय हिंदू होकर हिंदूवादी पार्टी को, राष्ट्रवादी पार्टी को वोट दे दिया। तो जब जनसंख्या में ज्यादा है तो और कौन जीतेगा? बस इतना हुआ है, यही सबको अप्रत्याशित लग रहा है। पर इस वोट को जो हम और आप देते हैं, इसको काउंटर करने के लिए बाहर से रोहिंग्या लाए जाते हैं, बाहर से मुसलमान लाए जाते हैं। यह कौन करता है? भ्रष्टाचारी पार्टियां करती हैं। इनको सत्ता में तो रहना है, पर किसी का भला नहीं करना है, स्वयं सारा पैसा खा जाना है और कंट्रोल में रखना है। तो ये लाती हैं रोहिंग्या, और यह लाती हैं नक्सलाइट्स, और फंड करती हैं कि इलाकों पर कब्जा बना रहे, कंट्रोल बना रहे, और हमारे आपके वोट को खारिज कराती हैं इसके माध्यम से। क्योंकि नक्सलाइट्स भी वहां पर वोट नहीं देने देते, अपने अपने इलाकों में जहां उनका नियंत्रण था, या किसको वोट देना है वो तय करते थे। तो चाहे बाहुबल से, चाहे गोल बंदूकों के दम से, चाहे रोहिंग्या लाकर फर्जी वोटर आईडी कार्ड इत्यादि इत्यादि बनाकर हम पर हमला हो रहा है। हमारे आपके अधिकार जो छीने जा रहे हैं, हम पर आप पे तेजस्वी और अखिलेश जैसे लोग बिठाए जा रहे हैं। दूसरा, इसका जवाब कैसे दे रही है सरकार? इससे कैसे युद्ध लड़ रही? एसआईआर के माध्यम से। कि जो फर्जी वोटिंग हो रही है उसको हम नहीं होने देंगे। क्योंकि सत्ता, देखिए युद्ध क्या है? सत्ता को पाना जो होता है, जो इच्छा होती है एक समाज के दो वर्गों की, एक जो अधिकार, अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए सत्ता को पाना चाहता है, और एक वर्ग होता है जो अपने कर्तव्यों को, समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सत्ता पर अधिकार चाहता है। यह संघर्ष सदैव चलता रहा है। तो सत्ता को पाने के लिए पहले हिंसक युद्ध होते थे, अब चुनाव नाम की एक चीज होती है, वह युद्ध ही है। और उसमें सामने वाले की शक्ति कम करने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने लोग लाए जाते हैं, पर देश से बाहर से लाए जाते हैं, पर्टिकुलरली मुसलमान लाए जाते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए एसआईआर, भाई फर्जी वोट नहीं देने देंगे। अब बंगाल में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, वो सब एक अलग कहानी। यह भी युद्ध का ही हिस्सा है। एसआईआर भी आपके हमारे युद्ध का ही हिस्सा है, हमारे आपके प्रोटेक्शन के लिए ही है। ईसाई मिशनरियों के प्रकोप से लड़ने के लिए ये जो पैसे दिए जाते हैं, जनता को अन्न दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। कई लोग कहते हैं अरे अन्न क्यों बांट रहे, राशन क्यों बांट रहे? क्यों नहीं बांटे? गरीबों को यदि भोजन की चिंता से मुक्त कर देंगे तो वह कन्वर्ट नहीं होंगे, उनकी गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी। और ये जो खालिस्तानी बैठे थे सड़क पे, जिन्होंने किसान कानून आने से बंद कर दिया, तो सरकार के ऊपर यह मजबूरी क्यों आज भी है ना कि आपको एमएसपी देकर इनका पंजाब और हरियाणा का गेहूं और चावल खरीदना ही खरीदना है। तो सरकार इस अन्न का क्या करेगी? अच्छा है, अगर मजबूरी है सरकार की तो पैसे देकर अन्न खरीद कर जनता में बांट देती है। जब जनता में बांटती है तो भोजन का जो इन्फ्लेशन है वह भी नहीं बढ़ता है। यह भी एक युद्ध है। आयुष्मान योजना के माध्यम से जब 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त किया जाता है, तो वह भी युद्ध का ही पार्ट है, उसका इलाज है। कि जनता को अगर चिकित्सा मिल रही है तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। जो ईसाई उसको देने के लिए आ जाता है, ईसाई पहले भारत को गरीब करता है, और उसके बाद यह व्यवस्थाएं, मदर टेरेसा टाइप के लोग लाके कि अरे इनको पढ़ा दो, लिखा दो, और इस तरीके का पूरी व्यवस्था क्रिएट कर दो, कॉन्वेंट स्कूल्स खोल दो, हॉस्पिटल्स खोल दो, ताकि हम धीरे धीरे कन्वर्ट करते चलें। तो उसका इलाज यह है, उस युद्ध से लड़ना, कन्वर्जन के युद्ध से लड़ना, भी सिर्फ कानून बनाकर नहीं, एक्चुअल जमीन पर। कई लोग हैं घर वापसी करा रहे हैं, पर वो नौबत ही ना आए, इसलिए भी यह कार्य। 10,000 रुपए दिए गए, क्यों नहीं देंगे 10,000 रुपए?
जनता एम्पावर होती है उससे, अपना बिज़नेस करती है, हिंदू एम्पावर होता है। अरे मुसलमानों को भी दे दे, भाई हिंदुओं को भी तो दिया ना, हिंदू महिलाओं को दिया, वह एम्पावर होती है तो वह देखती है और तय करती है कि सत्ता जो है हिंदूवादी और राष्ट्रवादी सरकारों के हाथ में हो। तो बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी युद्ध लड़ने का ही पार्ट है, इसको तो हमें मानना पड़ेगा। और जनता जब गरीब जनता को पैसे मिलते हैं, सक्षम होती है, तो वो नक्सलाइट्स के चंगुल में भी उनके बच्चे नहीं फँसते। हिंदू जनता को बचाने का कार्यक्रम ही है यह जो जितनी स्कीम्स चल रही हैं, यह भी युद्ध का पार्ट है, यह भी समझना पड़ेगा। चौथा, बुद्धिजीवी के खिलाफ में भारतजीवी आ गए, लोग आ गए, आम जनता आ गई, जो यूट्यूब पर अपनी बातें कह रही है, राष्ट्रवादी लोग हैं, कई सारे आप लोग देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। यह भी नैरेटिव वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डेली बेसिस पर, जो वो कर सकते हैं। तो युद्ध में ही हैं हम लगातार। बाकी एजेंसीज जो बम नहीं फटने दे रही हैं, जो धरपकड़ कर रही हैं, जो कहीं पिस्टल्स पाए जा रहे हैं, कहीं बम पाए जा रहे हैं, एजेंसीज अपनी जान पे खेल के इन सब इलाकों में जाकर इस पूरे तंत्र को साफ कर रही हैं, कीमोथेरेपी कर रही हैं। भारत में यह जो एलिमेंट्स, कैंसरस एलिमेंट्स फैल गए हैं, इसकी पूरी सफाई हो रही है। और सबसे जरूरी जो मुझे लगता है, एक प्रदेश है हमारा जिसने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग उसके लाइट हाउस ऑफ इंडिया कहते थे। वहां पे जो क्रांतिकारी और बौद्धिक लोग थे, मुझे भी लगता है कि वो वहां के एक्सेप्शंस थे। वहां के नॉर्म में कौन थे? वहां के नॉर्म में वही लोग थे जो वहां पे आज तक मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बनवाते आ रहे हैं। उसकी जगह का नाम है पश्चिम बंगाल। देश को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया 75-80 साल में। बौद्धिकता दी, ये फिल्म, वो फिल्म, पाथेर पांचली और इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद क्या दिया? यह कहता है कि मैं जो आज बंगाल जो आज सोचता है, कल भारत सोचेगा। नहीं भाई, तुम देश को रोहिंग्या दे रहे हो। तुम ही वो छेद हो जहां से यह पूरा मुसलमान तंत्र भारत में घुसता जा रहा है, डेमोग्राफी बिगाड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और खुद तुम्हारे प्रदेश को भी बर्बाद किया, तो वहां से इंडस्ट्रीज भगाई। कम्युनिस्टों को आपने 35 साल रूल करने दिया। उसके बाद कम्युनिस्ट प्रोमैक्स ममता बनर्जी को बैठा दिया। तो भारत का कोड है पश्चिम बंगाल इस समय। उस पर फोकस करके वहां पर राजनीतिक परिवर्तन बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वह सतत युद्ध, पश्चिम बंगाल की सत्ता भारत के साथ युद्ध में, लगातार युद्ध में जो ममता बनर्जी कर रही है, वह युद्ध ही है और कुछ नहीं है। बस ये है कि अपनी देश की नागरिक है तो उसको गोली नहीं मार सकते, या उस जनता पर गोलियों का प्रहार नहीं कर सकते। तो लोकतांत्रिक तरीके से ही वह युद्ध हमें लड़ना है। यह चल रहा है और उसको लोकतंत्र से ही मारा जाएगा। मारा जाएगा मतलब राजनीतिक रूप से। वह युद्ध जो है वो लोकतांत्रिक युद्ध है और वह चुनाव से ही होगा। चुनाव के बाद ही जो रिजल्ट आएगा उसी प्रकार से ही होगा। तो यह कुछ युद्ध हैं जो हम लड़ रहे हैं, और इसमें ज्यादातर रोल जो मैं देखता हूँ गृह मंत्रालय का है, जो एनजीओ के पैसे बंद कर रहा है, बाहर से फंडिंग, जैसे कह रहा था पाकिस्तान का फंडर अमेरिका है, जो भारत में भी फंडिंग करता रहता है। तो यहाँ के लॉयर्स, यहाँ के सुप्रीम, मतलब कहाँ कहाँ वो पैसा दे रहा है, किस प्रकार से मीडिया को नैरेटिव बनाने, केजरीवाल जैसों को इत्यादि सबको निपटाने में राजनीतिक रूप से, और एज अ गृह मंत्रालय राजनीतिक रूप से भाजपा को मजबूत करके, भाजपा जैसी पार्टी को बिहार में जिस प्रकार से चुनाव लड़े, हरियाणा में जिस प्रकार से चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चुनाव लड़े, संघ भी है साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन बनाकर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, लगातार जीते जा रहे हैं, मोदी जी को बार बार पूरा तंत्र, पूरा संगठन लगकर प्रधानमंत्री बनाता है। वो स्वयं उनकी अपनी बहुत मेहनत है, पर नीचे का भी तंत्र पूरी मेहनत लगकर कार्यकर्ता एक एक जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाता है, तो वह युद्ध ही कर रहा होता है। वह हमारे लिए, आपके लिए युद्ध ही कर रहा होता है। आज आपके घरों में कहीं भी हो सकता है एसआईआर के फॉर्म आए हों, तो जो आदमी एसआईआर का फॉर्म आपके घर में लाकर दे रहा है, वह भी आपके, हमारे लिए युद्ध ही कर रहा है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। गृह मंत्रालय के माध्यम से जो हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। सीआरपीएफ जो है नक्सलाइट से निपटा रही है और अपने आप को फ्री करती जा रही है, कि भविष्य के युद्ध के लिए जो इंटरनली होगा और जो बाकी हमारी अंदरूनी सेनाएं हैं वह फ्री रहें। योगी जी जैसे, हेमंत बिश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, अभी देखिए गृह मंत्रालय बिहार का जो भाजपा को मिला, और पहला बयान क्या था कि अपराधी छोड़कर चले जाएं। गुजरात में हर्ष सांघवी जी, उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी। अब यह क्लीन अप
कि अंदरूनी डिस्टर्बेंस हम नहीं होने देंगे, ऐसा नेतृत्व दिया है हमें। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी और भी तमाम कई लोग हैं, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी विष्णु जी। तो यह बड़ा आवश्यक है, यह भी युद्ध का हिस्सा है। ये सारे नेतृत्व अलग-अलग सेनापति हैं जो अलग-अलग मोर्चे पर अलग-अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करेंगे जब युद्ध वाक़ई में सड़क पर आ जाएगा। वरना दिल्ली जैसा दंगा के रोहिंग्याओं के लिए करना कितना आसान है। ठेला लेके निकल जाओ, पेट्रोल पंप लेके निकल जाओ, पत्थर लेकर निकल जाओ। तो भाजपा राजनीतिक रूप से, राजनीति के लोकतांत्रिक तरीके से युद्ध कर रही है, क्योंकि हम पर युद्ध हो रहा है। हम लोग करने नहीं जा रहे, पर हम हो रहा है हम पर। और गृह मंत्रालय जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और प्रदेश का नेतृत्व जो कर रहा है वो कर ही रहा है, और सेना को जो समर्थन मिल रहा है, साइंटिस्ट हमारे नई-नई चीजें इजाद कर रहे हैं, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज जो बना रहे हैं, जो सेना के काम आ रही है या जो भारत में भी बाद में और काम आएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, यह भी युद्ध ही है। यह हम पर होने वाले युद्ध का जवाब है। यह सब कुछ है। एक सीमा है हमारी जिसको चिकन नेक बोला जाता है, मतलब भारत की भूमि को चिकन नेक बोला जाता है। मुझे बहुत सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो हमारा ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए। उस सीमा को भी किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं, उसका भी चौड़ीकरण होगा, जल्दी होगा। तो ये सब हम लोग युद्ध के ही पार्ट हैं, और इसमें जो हाल-फिलहाल के जो रिजल्ट्स हैं, उसमें योगी जी का, शाह जी का, मैं सबका धन्यवाद, अपनी सारी एजेंसीज के सारे लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन लोगों ने भारत में बम नहीं फटने दिए। और ये जो लोग बम बनकर फटना चाहते हैं या ज़हर मिलाना चाहते हैं या किसी प्रकार से कत्लेआम करना चाहते हैं, भारतीयों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं या राजनीतिक रूप से स्वयं सत्ता में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बार-बार, बार-बार पीछे ढकेला जा रहा है, और हमारे बॉर्डर्स को, हमारे इंटरनल बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा रहा है। और ये सेनाएँ हम क्या सिर्फ हमारी ज़मीन, भूमि बचा रही हैं? नहीं। ये हमारी हिंदू सभ्यता, जो हम अकेले जिंदा बचे हुए हैं, क्रिश्चियनिटी से पहले वाले और इस्लाम से पहले वाले और कम्युनिस्टों से पहले वाले, इस सभ्यता की प्रोटेक्शन कर रही है। यदि हमारी आर्मी राजा रामचंद्र की जय, जय महाकाली, जय दुर्गा माँ के नारे लगाती है, तो वो इसलिए भी लगाती है क्योंकि वह जानती है कि वो सिर्फ भारत की भूमि 47 के बाद वाली नहीं बचा रही है। 47 के पहले वाला जो भारत है ना, जो पूरे भूभाग में फैला हुआ, जो संस्कार है, जो सभ्यता है हमारी, जो हमारे आराध्य है, उसकी प्रोटेक्शन में लगी हुई है। तो यह समझना आवश्यक है कि हम युद्ध में बचा क्या रहे हैं, हम इस युद्ध में लड़ किसके लिए रहे हैं, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि यह युद्ध हमने नहीं छेड़ा है, यह हम पर हो रहा है। तो यह हमारा पर्पस, यह हमारा ध्येय क्लियर होना बड़ा आवश्यक है कि यह युद्ध यदि हम हारे तो हमारा क्या जाएगा? सिर्फ भूमि नहीं जाएगी, पृथ्वी की एक सभ्यता चली जाएगी, जो हजारों साल से किसी तरह पुष्पित वल्लवित हमारे पूर्वजों की सारा संघर्ष चला जाएगा, सारी मेहनत चली जाएगी, सारा बलिदान चला जाएगा। जो दुबई में एक टेस्ट पायलट जी का देहांत हुआ, बलिदान हुआ, उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा। इस युद्ध को जीतना आवश्यक है, आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, भारत को, विश्व को राह दिखाना आवश्यक है। वरना ये जो विश्व की सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल थॉट्स है ना, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कम्युनिस्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है, ये तबाह कर देंगी। ये जहां जाती है वहां तबाही करती हैं। आप कहेंगे कि अमेरिका तो बड़ा समृद्ध, नहीं, दुनिया तबाह करके अमेरिका बना है। और इस्लाम तो जो करता है, ये कम्युनिस्टों ने अपने कितने मारे, क्रिश्चियनिटी ने दुनिया तबाह करके आज थोड़ा शांति से बैठा है। 100 साल से वो जितने वॉर्स होते हैं वो सब इन्हीं लोग के हैं, दुनिया को नियंत्रित करने के लिए। भारत इनकी आंख में खटकता है, भारत की शांति इनकी आंख में खटकती है, भारत की प्रगति, भारत का विकास, क्योंकि भारत और हिंदू एक साथ है। हिंदू ही भारत है, भारत ही हिंदू, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं। भारत शरीर है तो हिंदू आत्मा है। इसकी रक्षा के लिए ये सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं, और यह बात मुझे कहना आवश्यक लगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को अगर यह बात उचित लगी हो तो आप लोग के माध्यम से बात दूर तक जाए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, हम युद्ध में हैं? और यदि आपको लगता है तो कृपया आसपास के लोगों को भी सचेत करें कि हम समय के ऐसे काल में हैं जहां पर युद्ध अवश्यम भावी है,
और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम सब उसमें रत हैं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करूंगा और इस आशा के साथ कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।